वेलकम बैक टू माई चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि इस समय पृथ्वी और हमारा जीवन भारत संसाधन पुस्तक के महत्वपूर्ण पाठ का डिक्टेशन आपको इसमें मिलने वाला है। इन पाठ में हम ये सब बता रहे हैं आपको इस वीडियो में। तो इसमें महत्वपूर्ण जो इसके तत्व हैं उनको हाईलाइट करेंगे, उन्हीं को डिक्टेट करेंगे और आप इस वीडियो में इसको देखें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी जानकारी बढ़ेगी। और आइए देखते हैं इसको। बच्चों, आपने इसके पहले भाग में, इस वीडियो के पहले भाग में भारत कृषि और सिंचाई के संबंध में जाना और उसी का शेष भाग इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आते हैं सिंचाई के स्रोत। कृषि के संबंध में आपने जानकारी प्राप्त की, अब है सिंचाई के स्रोत। सिंचाई किन साधनों के द्वारा की जाती है? तो जैसे इसमें पहला है नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, तालाबों द्वारा सिंचाई, कुओं द्वारा सिंचाई। और कृषि के लिए सिंचाई बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सिंचाई अगर अच्छे से होगी तो फसल अच्छी होगी और पैदावार भी अच्छी होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि भारत में वर्षा की मात्रा और समय दोनों ही अनिश्चित है और असमान है। मतलब कोई निश्चित समय नहीं है वर्षा का और हर जगह समान वर्षा नहीं होती है। साल में अच्छी फसल और एक से अधिक फसल उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो कुएं और तालाब सिंचाई के प्राचीन साधन हैं, जबकि आधुनिक साधन तमाम तरह के डेवलप हो गए हैं। दक्षिण के पठारी भागों में तालाब अधिक हैं। आजकल अधिक मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिए नलकूप बनाए जाते हैं। सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा नहरें बनाकर सिंचाई की सुविधा की गई है। देश में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं से नहरें निकाली गई। उत्तर भारत में नहरों द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। और फिर आते हैं, इसके बाद देखा जाए दक्षिण भारत में तालाब अधिक हैं, तो इसका क्या वजह है? और इस सिंचाई के साधन देखिए चार्ट द्वारा दर्शाए गए हैं। कुआं तथा नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, तालाब से, फिर अन्य और नहर से भी अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई की नई पद्धति है ड्रिप, जिसको हिंदी में टपक सिंचाई कहते हैं, और स्प्रिंकलर, ये छिड़काव पद्धति भी सिंचाई की प्रचलित हो गई है। और जैसे बागानी फसलें होती, जैसे फल फूल शाक भाजी आदि की सिंचाई टपक पद्धति द्वारा की जाती है। और खाद्यान्न जैसे गेहूँ मटर, ये सब खाद्यान्न फसलें हैं, इनके बारे में हमने पहले की वीडियो में आपको अच्छे से बताया था, जिससे स्प्रिंकलर पद्धति द्वारा की जाती है। और ये दोनों जो सिंचाई की पद्धतियाँ हैं भारत में मध्य पश्चिम के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक प्रयोग की जाती हैं। इन सिंचाई पद्धतियों से सिंचाई में पानी कम खर्च होता है और फसल अच्छी होती है। फिर देखिए स्प्रिंकलर यानी छिड़काव पद्धति जो है। अब इसके बाद आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति के संबंध में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति किस वर्ष आरंभ हुई, इसका उद्देश्य क्या है और इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हम बता रहे हैं आपको। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर विलियम गैड ने किया। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है ये। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम ग्रैंड ने किया और यह वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति लाई गई। इसका उद्देश्य, हरित क्रांति का उद्देश्य भारत कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और इसका उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई और आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना। इसी को ही हरित क्रांति कहा गया। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब आइए हरित क्रांति की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, इसको विस्तार से जानते हैं। अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होना, गेहूं की उन्नत किस्में जैसे सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा और धान की किस्मों जैसे IR, ताइचुंग 65, जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती किस्मों का विकास और उपयोग किया गया। रासायनिक खाद जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट का विकास और उपयोग किया गया। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, इसमें सनई ढैंचा को सड़ाया जाता है, नीम की खली की खाद इत्यादि। रासायनिक कीटनाशक
दवाओं का प्रयोग करना, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग करना, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों और तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। इन सब के उपयोग के द्वारा प्रयास जो किया गया है वो सब हरित क्रांति है। खेती के लिए जैविक खाद बहुत ही उपयोगी मानी गई है और सर्वोत्तम कही गई है। अब आते हैं हरित क्रांति का जो दूसरा पहलू है वो क्या है। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग से पैदावार बढ़ी, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। भोजन चक्र में अपनी प्राणी की तरह इसका प्रयोग किया जाता है और रसायन उसको प्रभावित करता है। डीडीटी का प्रयोग चारे के माध्यम से गाय तथा उस गाय के दूध के माध्यम से उसे पीने वाले प्राणी तक पहुंच जाता है। इसमें से कुछ रसायन ऐसे हैं जो घातक बीमारियों को जन्म देते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं और मिट्टी और जल स्रोत को प्रदूषित करते हैं। अब यह वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आपको अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो अब इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।